वेलकम टू ए लेवल्स अकेडमी इस्लामाबाद। इस वीडियो के अंदर हम ADR समझेंगे। इसके इंट्रोडक्शन में आप देख रहे होंगे कि मैंने यहाँ पे लाइंस लगाई हुई हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक। बेसिकली जो स्टूडेंट्स कम वक्त में ADR का पेपर अटैम्प्ट करना चाहते हैं तो उनके लिए मैंने ये लाइंस लगा के ये बताया है कि जो भी आप एक्स्ट्रा टॉपिक्स यानी कि जितने भी ADR के टॉपिक्स हैं जो भी लिस्ट में बने हुए मौजूद हैं ADR के, उन सब में अगर आप में से कोई भी इंसान अगर पेपर अटैम्प्ट कर रहा है और उसको उन टॉपिक्स में से सारी हेडिंग्स नहीं आती तो वो स्टूडेंट क्या करेगा। वो स्टूडेंट ये करेगा कि जब वो पेपर अटैम्प्ट करेगा तो उस टॉपिक के बारे में थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करेगा इन 4 लाइंस में। आपकी अपनी मर्ज़ी है कि आपको अगर टॉपिक के बारे में सिर्फ 2 लाइंस में पता तो आप 2 लाइंस में बता दें, 4 लाइंस में पता तो 4 लाइंस में बता दें। जब आप ये सारा बता दें ना उस टॉपिक के बारे में, इसमें फिर आपने यहाँ से लेके यहाँ तक एंड पे जाके ADR के बारे में बता देना इंट्रोडक्शन में। इसका ये फ़ायदा होता है कि जो स्टूडेंट जिनकी कम तैयारियाँ हैं उन टॉपिक्स की जो वो अटैम्प्ट कर रहे हैं, उससे क्या होगा कि जब वो ADR भी ऐड कर देंगे, ADR की मीनिंग डेफिनेशंस वगैरह भी ऐड कर देंगे उस टॉपिक के साथ जो वो ऐड कर रहे हैं, उससे ये होगा कि उनका आंसर लंबा हो जाएगा, उनको पेपर में याद भी कम रखना पड़ेगा। ये आप उन टॉपिक्स में अप्लाई कर सकते हैं जिनमें आपकी तैयारी कम है, नहीं तो अगर आपकी तैयारी अच्छी है तो इसकी ज़रूरत नहीं पड़नी आपको। अब हम टॉपिक पे मूव ऑन करते हैं। यहाँ से शुरू होगा अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में ADR कहते हैं, रेफर्स टू मेथड यूज टू रिजॉल्व डिस्प्यूट्स। यानी कि जो ADR है ना, वो एक मेथड होता है, एक तरीका होता है जिसमें आप अपने मसलों को सॉल्व करते हो, ठीक है, आउटसाइड ऑफ ट्रेडिशनल कोर्ट रूम लिटिगेशन। यानी कि जो कोर्ट है ना, कोर्ट के बाहर आप उसको सॉल्व करते हो। ट्रेडिशनल का मतलब है जो आमतौर पे हमारा जो कोर्ट बना होता है, लॉ जिसमें मौजूद होते हैं, उसके बगैर ही आप आउटसाइड ही अपने मसलों को सॉल्व करते हैं विद द हेल्प ऑफ ADR। इसमें कौन लोग शामिल होते हैं? इसमें होते हैं मेडिएशंस, आर्बिट्रेशन एंड नेगोशिएशन। यानी कि ये इन मेथड्स के थ्रू आप ADR को, यानी कि ये जितने भी मेथड्स हैं ये ADR के हैं और इन मेथड्स के थ्रू आप केस को सॉल्व करा सकते हो बगैर कोर्ट जाए। ठीक हो गया। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे मूव ऑन करते हैं। यहाँ पे हमारे पास आता है मीनिंग। ADR का अपनी मीनिंग बता देना है, यानी कि अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मीन्स सॉल्विंग अ केस आउटसाइड दी कोर्ट। ठीक है। डेफिनेशन ऑफ ADR दे देनी अकॉर्डिंग टू मरियम वेबस्टर्स डिक्शनरी। ADR स्टैंड्स फॉर अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। यानी कि मरियम वेबस्टर डिक्शनरी सिर्फ ये बता रही है कि ADR का फुल फॉर्म क्या होता है। इट इज़ अ वे टू रिजॉल्व डिस्प्यूट्स आउटसाइड द जुडिशियल सिस्टम। यानी कि जो ADR है ना, वो एक मेथड है जिसमें आप बगैर कोर्ट्स जाए, यानी कि बगैर जुडिशियल सिस्टम के अंदर घुसे, आप आउटसाइड ही अपने केस को सॉल्व कर लेते हैं। ठीक हो गया। नेक्स्ट पॉइंट आता है ADR हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव। यानी कि अगर आपको एग्जाम पेपर में आके डिफाइन द हिस्ट्री ऑफ ADR तो आपने ये चीज़ें लिखनी है, बाकी की ये सेम हेडिंग्स आपने उसमें भी दे दी हैं। ठीक है। अब हम हिस्ट्रीज की पढ़ते हैं। इसमें पहली हेडिंग है एंशियंट रूट्स की। ADR has existed in the South Asia for centuries, resolving local disputes through mediation and arbitration। यानी कि जो ADR है ना, वो साउथ एशिया में काफ़ी सालों से एग्जिस्ट कर रहा था। किस लिए एग्जिस्ट कर रहा था? ताकि जो उस एरिया के जो लोकल डिस्प्यूट्स हैं ना, उनको सॉल्व किया जा सके मेडिएशन और आर्बिट्रेशन की मदद से। यानी कि जो साउथ एशिया के जो लोग थे ना, उसमें ADR पहले से ही एग्जिस्ट करता था। ज़ाहिर बात है ADR के लिए आपको कोर्ट्स की ज़रूरत नहीं पड़ती। ADR के लिए सिर्फ आपको ऐसे बंदों की ज़रूरत पड़ती है जो आपके मसलों को सॉल्व कर सके, जो आपके मसलों को सुने और उस पर सही से कोई बात बता सके जिससे लड़ाई ख़त्म हो। तो ये जो मसला, ये जो ADR था ना, ये सालों से साउथ एशिया में चलता रहा और ये जो मसले हैं ये मेडिएशन और आर्बिट्रेशन के थ्रू ये लोग सॉल्व कराते रहे हैं। ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग में मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट हेडिंग इज़ ग्लोबल प्रैक्टिसेस। ग्लोबल प्रैक्टिसेस का मतलब है कि बाहर वाले मुल्कों में किस तरह से ADR को यूज़ किया गया। ADR इज़ कॉमन वर्ल्ड वाइड। यानी कि जो ADR है पूरी दुनिया में बहुत कॉमन हो चुका है। ठीक है। फ्रॉम विलेज मेडिएशन इन दी फिलीपाइंस टू कॉरपोरेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन इन दी वेस्ट। यहाँ पे इस लाइन में ये कह रहे हैं कि विलेजेस में भी मेडिएशन आपको मिलेगी। यानी कि जो गांव के जो लोग होंगे उनमें भी अगर कोई लड़ाई लग जाती है तो थर्ड पर्सन आके उनकी लड़ाई सॉल्व कराता है। इस प्रोसेस को भी हम ADR कहते हैं। और वो जो बंदा लड़ाई सॉल्व कराता है उस बंदे को कहते हैं मेडिएटर, जो मेडिएशन करता है। यानी कि लोगों की सुनता है फिर उसके बाद एक राय देता है जिससे लड़ाई ख़त्म हो जाती है। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि फिलिपाइन एक कंट्री है, वहाँ पे भी जो कॉरपोरेट डिस्प्यूट्स है, कॉरपोरेट्स वो
जो हैं कंपनीज़ वाले, यानी कि कंपनीज़ में भी जो भी डिस्प्यूट लगे हुए हैं, कोई बिज़नेस में जो डिस्प्यूट लगे हुए हैं, लड़ाई लगी हुई है, उनमें भी आप एडीआर को यूज़ करके अपने मसलों को सॉल्व करा सकते हैं। साथ में गांव में भी कोई मसला हो जाए, वहाँ पे भी एडीआर यूज़ होता है। नेक्स्ट हेडिंग इज़ इन्फ्लुएंस ऑफ द पंचायत सिस्टम इंस्पायर्ड एडीआर बट फेस करप्शन एंड ह्यूमन राइट्स कंसर्न्स। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि पंचायत सिस्टम में ये होता है कि एडीआर को ज़्यादा इतना यूज़ नहीं किया जाता, और जो एडीआर का सिस्टम है, पंचायत सिस्टम है, वो काफ़ी ज़्यादा करप्ट है, जिससे ह्यूमन राइट्स भी काफ़ी वायलेट होते हैं। ठीक है, यानी कि पंचायत एक सिस्टम है जहाँ पे एडीआर का सिस्टम सही से यूज़ नहीं होता। अगर आपको ये हेडिंग नहीं समझ आ रही, अभिषेक इसको स्किप भी कर सकते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है हमारे पास जिरगा सिस्टम इन द ट्राइबल एरिया स्टिल वाइडली यूज बट लेक्स ऑफिशियल रिकग्निशन एंड फेयरनेस। यहाँ भी ये कह रहे हैं कि जो जिरगा सिस्टम है ना, जिरगा सिस्टम में जिरगा भी एक सिस्टम होता है जिसको हम एडीआर कहते हैं, यानी कि एडीआर की एक टाइप ही है जिरगा सिस्टम। लेकिन जिरगा सिस्टम जो है ना, इतना ज़्यादा इसको रिकग्निशन नहीं मिली जितनी ज़्यादा एडीआर को मिली है। ये बात यहाँ पे लिखी है। नेक्स्ट पॉइंट पे हम मूव ऑन करते हैं। वाई एडीआर इज़ बेटर देन लिटिगेशन। यहाँ पे लोग, अगर आपसे सवाल आ गया ना कि वाई एडीआर इज़ बेटर देन लिटिगेशन, या तो वो लिटिगेशन एग्ज़ाम में देंगे या वो कहेंगे वाई एडीआर इज़ बेटर देन लॉ। तो लॉ और लिटिगेशन ये सारा एक ही वर्ड है। ठीक है, तो अगर आपको ये सवाल आ गया तो आपने ये पॉइंट्स डालने हैं, लेकिन इन पॉइंट्स को डालने के साथ साथ जितनी भी ऊपर हेडिंग्स लिखी हैं वो भी आपने इस आंसर के साथ देनी है। ठीक है, क्योंकि एग्ज़ाम में ऑब्वियसली हर चीज़ घूम घूम के आएगी, लेकिन अटैम्प्ट करने का तरीका सबका सेम ही होता है। ठीक है, अब हम इसके रीजंस पढ़ लेते हैं कि एडीआर क्यों बेहतर है लिटिगेशन से। पहला हेडिंग है फास्टर। एडीआर रिजॉल्व डिस्प्यूट्स क्विकली अनलाइक लॉन्ग कोर्ट केसेस। यहाँ पे ये कह रहे हैं जो एडीआर है ना, वो जल्दी केसेस को सॉल्व करता है, मसलों को सॉल्व करता है एज़ कम्पेयर टू कोर्ट केसेस। यानी कि कोर्ट केसेस जिसमें लॉ यूज़ होता है, इसमें ऑब्वियसली ज़्यादा देर लग जाती है, फिर एक तारीख दी जाती है, फिर दूसरी, कभी लॉयर हाजिर नहीं होता, तो कभी दूसरी पार्टी की लॉयर नहीं आता, कभी पार्टी हाजिर नहीं होती, तो बहुत से मसलों की वजह से कोर्ट केसेस बहुत डिले होते हैं। लेकिन एडीआर में ऐसा नहीं होता। एडीआर जो है बहुत तेज़ी से वर्क करता है और मसले जल्दी से सॉल्व करते हैं, क्योंकि इसमें ऑब्वियसली कोर्ट तो होती नहीं है, सिर्फ दो पार्टीज़ होती हैं और उनकी साइड से दो बंदे होते हैं जो मसले को हल करा रहे होते हैं, या एक बंदा होता है वो दोनों के मसले हल कर रहा होता है एडीआर में। ठीक हो गया, तो इसलिए एडीआर फास्टर है। दूसरा हेडिंग इज चीपर। इट अवॉइड्स हाई कोर्ट एंड लॉयर फीस। ऑब्वियसली इसमें आपको लॉयर्स की फीस नहीं देनी होती, एक ही बंदा भी आप रख सकते हैं जो कि दोनों पार्टीज़ के मसले सॉल्व कर सकते हैं, इसलिए इसमें कम पैसों में हो जाता है। दूसरी हेडिंग इज प्राइवेट। एडीआर कीप्स डिस्प्यूट्स कॉन्फिडेंशियल अनलाइक पब्लिक कोर्ट ट्रायल्स। ऑब्वियसली जब आप कोर्ट में केस लेके जाते हो तो वो पब्लिक हो जाते हैं, क्योंकि उसमें जज भी इन्वॉल्व होता है, लॉयर्स भी ऐड हो जाते हैं, फिर और लोग भी उसमें घुसने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो वो पब्लिक में चला जाता है। लेकिन अगर आप एडीआर कर रहे हो तो एडीआर जो है उसमें जितने भी मसले हैं, जो भी हो रहा है, वो सब कुछ प्राइवेट रहता है, यानी कि जिन पार्टीज़ के बीच में मसला चल रहा है उन्हीं के बीच में ही रहेगा, और उन्होंने अपने लिए किसी बंदे को रखा है जो उनके मसले को सॉल्व करे, तो उन्हीं के बीच में वो रहेगा सारा। ठीक है, पब्लिक नहीं होगा। नेक्स्ट पॉइंट इज़ फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल मीन्स के पार्टीज अपनी मर्जी से भी आ सकती हैं, उनको कोई टाइम बाउंड नहीं होगा। कोर्ट्स में ये होता है ना कि आपको अगर कोर्ट में किसी टाइम पे जाना तो फिक्स टाइम पे ही जाना पड़ेगा, लेकिन एडीआर में ये होता है ऑब्वियसली आप कोर्ट के बाहर करते हो, उससे क्या होता है कि आपको टाइम बाउंडेज की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब जब दिल चाहे दूसरी पार्टी से टाइम डिसाइड कर लो और दोनों पार्टीज़ मिलके अपनी मर्ज़ी से जो है एडीआर कर सकती हैं। ठीक है, किसी थर्ड पर्सन को बुला लेंगे कि भाई तुम्हारे मसले को सॉल्व करो, दोनों पार्टीज वहाँ मौजूद होंगी, अपनी मर्जी के टाइम पे उसको बुलाएंगे और वो जो है दोनों पार्टीज़ के मसलों को एडीआर के थ्रू सॉल्व करेगा। तो यानी कि ये बहुत फ्लेक्सिबल और ईजी होता है, लेस स्ट्रेसफुल भी होता है। इट फोकस ऑन सोल्यूशन रादर देन कॉन्फ्लिक्ट। यानी कि जो एडीआर होता है ना, वो सोल्यूशन की तरफ ज़्यादा फोकस करता है कि भाई दोनों पार्टीज़ के जो मसले हैं उसको किस तरह से सॉल्व किया जाए, ना कि लड़ाई की तरफ ध्यान देगा, बल्कि वो इस चीज़ पे ध्यान देगा कि इन दोनों के मसलों को सॉल्व कैसे किया जाए। इसलिए एडीआर ज़्यादा आपको स्ट्रेसफुल नहीं होने देगा। दूसरी हेडिंग इज रिड्यूसेस कोर्ट बर्डन, हेल्प्स कोर्ट हैंडल सीरियस केसेस इफेक्टिवली। यानी कि जो कोर्ट है ना, कोर्ट में जो सीरियस केसेस आए जाते हैं तो कोर्ट फिर ज़्यादा ध्यान उनको देगी, क्योंकि जब एडीआर जो है नॉर्मल केसेस को हैंडल करेगा ना, उससे क्या होगा कि कोर्ट जो है उन केसेस से आज़ाद हो जाएगी, उनके ऊपर बर्डन नहीं आएगा और वो सीरियस केसेस को डील करेगी। सीरियस केसेस कौन से हो सकते हैं? सीरियस केसेस में मर्डर इन्वॉल्व हो सकता है या इससे बड़े कोई केस हो, उस पर कोर्ट डील करेगी, ताकि जो एडीआर है वो आम से केसेस को डील कर सके, ताकि बर्डन जो है कोर्ट पे सारा का सारा ना आए, क्योंकि आमतौर पे कोर्ट पे इतना बर्डन होता है कि वो सारे केसेस सॉल्व भी नहीं कर पाती टाइम में। नेक्स्ट हेडिंग इज एडीआर ट्रेंड इन पाकिस्तान। आपको ये भी सवाल अलग से आ सकता है कि एडीआर जो है पाकिस्तान में किस तरह से स्प्रेड हो रहा है, कौन से एक्ट्स हैं जो एडीआर को स्प्रेड कराने में हेल्प कर रहे हैं पाकिस्तान में, तो आपने उसमें भी
ये पॉइंट्स दे देने हैं, लेकिन साथ में जितनी भी ऊपर हेडिंग्स लिखी हैं वो भी आपने इसमें डालनी है। इसको अब देखते हैं हम। इसकी पहली हेडिंग है जुडिशल सपोर्ट, कोर्ट्स इनकरेज ADR टू ईज केस बैकलॉग्स। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जो कोर्ट्स हैं ना वो खुद ही सबको मोटिवेट करें कि आप लोग ADR करा लें, ताकि जो कोर्ट्स हैं उनके ऊपर से बर्डन ख़त्म हो जाए और लोगों की परेशानियाँ भी जल्दी कम हो जाएं। ठीक है, ये बात यहाँ पे लिखी है, यानी कि जुडिशल खुद ही लोगों को कह रही है कि आप ADR कराएं बजाय कोर्ट आने के। ठीक है, दूसरी पॉइंट है हमारे पास लेजिस्लेटिव बैकिंग। लॉज लाइक द आर्बिट्रेशन एक्ट 1940 एंड द मेडिएशन रूल्स सपोर्ट ADR, यानी कि जो लॉ है, लॉ खुद ही एक्ट्स बना रही है। ये दो एक्ट्स हैं, एक ये वाला है, एक ये दोनों एक्ट्स के अंदर खुद चीज़ें लिखी गई हैं कि आप ADR कराएं, ADR की मदद लें। ठीक है, यानी कि लॉ भी सपोर्ट कर रहा है और कोर्ट खुद भी सपोर्ट करिए कि आप ADR कराएं। थर्ड पॉइंट इज़ ग्रोइंग एडॉप्शन। ADR इज़ बिकमिंग मोर एक्सेप्टेड एज क्विक एज एंड फेयर डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मेथड। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि ADR जो है ना वो आज के दौर में बहुत ज़्यादा लोग अब इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, क्योंकि ये बहुत तेज़ी से और अच्छा सा जस्टिस प्रोवाइड कर देता है। ठीक है, और ये जो एक्ट लिखे हैं मैंने, ये पाकिस्तान के एक्ट्स हैं, यानी कि पाकिस्तान के अंदर ये एक्ट्स लॉन्च हुए हैं, लॉ ने खुद किए हैं ताकि पाकिस्तान के अंदर जो है ADR हो सके। अब ये सारा हमने बता दिया। अगली हेडिंग है डिस्प्यूट एंड रेजोल्यूशन की। इसमें लिखा है अ डिस्प्यूट इज़ अ डिसएग्रीमेंट, यानी कि आपने इसमें सिंपली बताना है कि डिस्प्यूट का क्या मतलब होता है और रेजोल्यूशन का क्या मतलब है। रेजोल्यूशन का मतलब है मसलों को सॉल्व करना, डिस्प्यूट का मतलब है लड़ाई होना, लड़ाई लगना। ठीक है, या लड़ाई लगी हुई कहीं पे, उसको डिस्प्यूट कहते हैं। अ डिस्प्यूट इज़ अ डिसएग्रीमेंट, यानी कि डिस्प्यूट का मतलब है किसी बात पर डिसएग्रीमेंट हो रही है दो लोगों के बीच या दो लोगों से ज़्यादा के बीच लड़ाई लगी हुई है। और रेजोल्यूशन का मतलब है फाइंडिंग अ सोल्यूशन, किस चीज़ का सोल्यूशन, यानी कि जो डिसएग्रीमेंट हुई है, जो लोगों की लड़ाई लगी है, इसी के ऊपर सोल्यूशन लाने को हम रेजोल्यूशन कहते हैं। ठीक है, दैट बोथ पार्टीज एग्री ऑन, यहाँ पे सेम बात लिखी है कि डिस्प्यूट का मतलब है डिसएग्रीमेंट होना पार्टीज़ का, और रेजोल्यूशन का मतलब है उन्हीं सेम पार्टीज़ का किसी सेम पॉइंट पे आके खड़े हो जाना, कि दोनों पार्टीज़ मान जाएं कि ठीक है डिस्प्यूट हम नहीं करते, डिसएग्रीमेंट नहीं करते। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं डिस्प्यूट को रिजॉल्व करना या डिस्प्यूट की रेजोल्यूशन करना। यहाँ पे सिंपली आपको मीनिंग देना है डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का, इतना कोई डिफिकल्ट चीज़ नहीं है। यहाँ पे आपको कुरानिक गाइडेंस के हिसाब से भी दो तीन बातें लिखी हैं। द होली कुरान इनकरेजेस रिजॉल्विंग डिस्प्यूट थ्रू आर्बिट्रेशन एंड कंप्रोमाइज़, एम्फसाइजिंग पीसफुल सेटलमेंट। यहाँ भी ये बताया जा रहा है कि जो कुरान खुद भी लोगों को इनकरेज कर रहा है कि वो डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करें थ्रू, किसकी मदद के थ्रू, आर्बिट्रेशन। यानी कि आर्बिट्रेशन एक ऐसा बंदा होता है जिसको हम आर्बिट्रेटर कहते हैं। वैसे 3-4 और भी थे, यानी कि मेडिएटर भी थे और कॉन्सिलेटर भी थे, आप वो भी चाहे वो तो लिख लो, लेकिन यहाँ पे सिर्फ मैंने आर्बिट्रेशन का ही नाम दी। यानी कि एक बंदा होता है आर्बिट्रेटर जो कि आर्बिट्रेशन करता है। आर्बिट्रेशन का मतलब है कि यह बंदा जो है दोनों पार्टीज़ के बीच जो लड़ाई लगी हुई होती है उसको सॉल्व कराता है कोर्ट के बाहर। तो यहाँ पे कुरान भी इनकरेज कर रहा है कि जो लोग हैं वो अपने डिस्प्यूट्स को एक आर्बिट्रेशन के थ्रू, एक थर्ड पर्सन के थ्रू मसलों को सॉल्व करवाएं, ताकि दोनों के बीच कॉम्प्रोमाइज़ हो सके। यानी कि दोनों पार्टीज़ कॉम्प्रोमाइज़ कर जाएंगे, हाँ ठीक है हम इस बात पे मान जाते हैं, ताकि जो डिस्प्यूट है वो पीसफुली सेटल हो जाए। ठीक हो गया, लड़ाई ताकि पीसफुली सेटल हो जाए। अगली हेडिंग है एडवांटेजेस ऑफ ADR। अब यहाँ पे हमने एडवांटेजेस बताना है, दूसरी हेडिंग में हमने बताना है रिस्क ऑफ ADR, या रिस्क भी आप दे सकते हो, या आप यहाँ पे लिख सकते हो डिसएडवांटेज ऑफ ADR भी लिख सकते हो, या आपकी अपनी मर्जी आप कौन सी हेडिंग देना चाहते हो। तो अब हम इसके एडवांटेजेस पहले पढ़ते हैं। पहली हेडिंग इज़ कॉस्ट इफेक्टिव, यानी कि ये काफ़ी चीपर होता है, सस्ता होता है दैन द कोर्ट ट्रायल। ये भी एक एडवांटेज है कोर्ट से बचने के लिए भी, और हमें सस्ते में भी हमारा काम हो जाएगा। सेकंड पॉइंट है स्पीड, फास्टर रेजोल्यूशन, यानी कि कोर्ट के कंपेयरिंग ADR जो है जल्दी हमें हमारे मसलों को सॉल्व करता है। दूसरी हेडिंग है हमारे पास, दूसरी हेडिंग है लेस एडवर्जियल, इनकरेजेस कोऑपरेशन, यानी कि ये जो ADR है ना, इससे क्या होता है कि जो दोनों पार्टीज़ हैं एक दूसरे के साथ इनकरेज कर जाती है कि हाँ तुम भी इस साइड पे मान लो, दूसरी मतलब दोनों पार्टीज़ एक दूसरे की बात मान जाते हैं, क्योंकि थर्ड पर्सन जो है उनको आराम से इनकरेज कर देता है और उनको जो है उनका मसला सॉल्व करा देता है, जिससे क्या होता है एंड पे जाके दोनों पार्टीज़ कोऑपरेट कर जाती हैं। अगली हेडिंग है हमारे पास क्रिएटिव सोल्यूशन, मोर फ्लेक्सिबल एंड कोड। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जो कोर्ट है ना, कोर्ट से ज़्यादा फ्लेक्सिबल होता है। ये सारी वही हेडिंग्स हैं जो मैंने ऊपर बताई हैं, उसको दोबारा यहाँ पे लिखा जा रहा है। प्राइवेसी, यानी कि ये कॉन्फिडेंशियल प्रोसेस रखते हैं, यानी कि जितना भी मैटर्स चल रहे हैं दोनों पार्टीज़ के बीच वो प्राइवेट रहते हैं ADR में। ड्यूरेबिलिटी, लॉन्ग लास्टिंग रेजोल्यूशन, यानी कि यहाँ पे जो भी रेजोल्यूशन होती है, यानी कि जो भी पार्टी इनका मसला सॉल्व कराती है, आर्बिट्रेटर कर रहा है या मेडिएटर, जो भी बंदा इनके मसलों को सॉल्व करा रहा है, वो मसला जब सॉल्व होता है तो वो मसला काफ़ी वक्त तक सॉल्व ही रहता है, दोबारा लड़ाई इनकी नहीं लगती। अब इसके डिसएडवांटेजेस पढ़ लेते हैं। डिसएडवांटेजेस में पहला पॉइंट है पावर इम्बैलेंस,
कैन मेक मेडिएशन अनफेयर। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि एक पार्टी जो है उसकी साइड बाजू का सही से नहीं ली जाएगी, दूसरी साइड की ज़्यादा ली जाएगी। तो ये भी डिसएडवांटेज आपको दिख सकता है एडीआर में। दूसरा पॉइंट है अर्जेंसी, नॉट सुटेबल फॉर अर्जेंट मैटर्स। यहाँ पे कह रहे हैं कि एडीआर जो है अर्जेंट मैटर्स के लिए सही नहीं है, क्योंकि ऐसे मैटर्स जिसमें जल्दबाजी के फैसले लेने चाहिए, जल्दबाजी में रिएक्ट करना चाहिए, उस चीज़ों में आप एडीआर को यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। बाद में फिर मसला बनेगा, लोग फिर एडीआर को ही गलत कहेंगे। अनविलिंग पार्टीज आ जाती हैं, रिक्वायर्स बोथ पार्टीज टू एग्री, यानी कि यहाँ पे कह रहे हैं कि एडीआर तभी हो सकता है जब दोनों पार्टीज एडीआर करने के लिए तैयार हों। यानी कि एक ये बंदा है, इसकी लड़ाई जो है इससे लग गई है, ये कहता है हम एडीआर करते हैं, ये कहता है हम एडीआर नहीं करेंगे बल्कि कोर्ट जाएंगे, तो ऐसी सिचुएशन पे भी एडीआर होने के चांसेस कम हो जाते हैं। दूसरा डिसएडवांटेज देखते हैं, नो लीगल प्रेसिडेंस, रिजल्ट्स कांट बी साइटेड इन द फ्यूचर केसेस। यानी कि जैसे हम कोर्ट्स में जाते हैं, ना, तो वहाँ पे हमें प्रेसिडेंस मिलता है। प्रेसिडेंस, अगर आप में से प्रेसिडेंस का नहीं पता किसी को, तो प्रेसिडेंट का मतलब है कि जो जजेस थे उन्होंने किसी केस में पास्ट में डिसीजन दिया था, वही डिसीजन जो पास्ट में दिया था 1998 में, आज के दौर में 2025 में दोबारा से वही केस दोबारा आ गया। तो प्रेसिडेंस से क्या होता है, प्रेसिडेंस होता है जजेस का डिसीजन, ठीक है, जिसके अंदर लॉ भी इन्वॉल्व होता है, कस्टम भी, यानी कि जो डिसीजन बनाया जाता है ना, इसमें लॉ भी इन्वॉल्व होता है, कस्टम और बहुत सारी चीज़ें देख भाल के एक डिसीजन बनता है, उस डिसीजन को हम प्रेसिडेंट कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये वो प्रेसिडेंट होता है, यानी कि ये वो डिसीजन होता है जो कि फ्यूचर में भी यूज़ हो सकता है। यानी कि जो इस केस में यूज़ हुआ था डिसीजन, वही डिसीजन जब आप इसमें यूज़ करोगे उसको हम प्रेसिडेंस कहते हैं। इससे क्या होता है कि केस जो है सही से सॉल्व हो जाता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती। लेकिन एडीआर में ऐसा नहीं होता, एडीआर में ऑब्वियसली कोई प्रेसिडेंस नहीं होता, तो इसलिए ये भी एक फॉल्ट है, एक नुकसान है एडीआर करने का, ये बात यहाँ लिखी है। नेक्स्ट पॉइंट इज़ नो जुडिशियल रूलिंग, एडीआर डजंट सेटल लीगल राइट्स। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि अगर लीगल राइट्स जो है ना उनको सेटल नहीं करता। लीगल राइट्स ऑब्वियसली कोर्ट्स लीगल राइट्स को बहुत देखती है, उसको प्रोटेक्ट करते, उस पर चलती है। लेकिन जो एडीआर है उसमें लीगल राइट की इतना नहीं देखा जाता, सिर्फ सॉल्यूशंस की तरफ देखा जाता है कि मसलों को कैसे हल किया जाए, ना कि लोगों के राइट्स को देखा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग पे मूव ऑन करते हैं। बाइंडिंग डिसीजंस, नो अपील वंस एग्रीड। यहाँ पे जैसे कि हम कोर्ट में जाते हैं, ठीक है, कोर्ट में क्या होता है कि एक कोर्ट ने, लोअर कोर्ट है मिसाल के तौर पे, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ लोअर कोर्ट है, लोअर कोर्ट ने मिसाल के तौर पर कोई डिसीजन दी है दोनों पार्टीज़ के खिलाफ, ठीक है, या दोनों इस पार्टी के खिलाफ डिसीजन दिए और इसके फेवर में दिए। अभी जिस पार्टी के खिलाफ दिया डिसीजन, वो क्या कर सकती है कि इस डिसीजन के खिलाफ इससे ऊपर वाली कोर्ट में, यानी कि हाई कोर्ट में जाके अपील कर सकती है और उससे कह सकती है कि मैं इस डिसीजन पे खुश नहीं हूँ। तो हाई कोर्ट फिर इस अपील पे रिएक्ट करके इस डिसीजन को चेंज भी कर सकती है और कोई डिफरेंट बात भी बोल सकती है। लेकिन एडीआर में ऐसा नहीं होता। एडीआर में एक दफ़ा आपने डिसीजन दे दिया तो बस दे दिया, तो आप उसके ऊपर अपील नहीं करा सकते, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज़ अनलॉफुल आउटकम्स मे लीड टू अनएथिकल रिजल्ट टू सम केसेस। अनएथिकल मीन्स के कहीं ना कहीं कोई ना कोई लड़ाई लग सकती है, इवन दो डिसीजन देने के बाद भी लड़ाई लग सकती है। यहाँ पे ये बात लिखी है कि अनलॉफुल आउटकम्स हो सकते हैं, लड़ाई लग सकती है डिसीजन देने के बाद भी, ठीक है। अगली हेडिंग इस टाइप ऑफ एडीआर। अब हमारे पास ये वही टाइप्स है जिनका मैंने पहले ही बताया था कि सिर्फ आर्बिट्रेशन नहीं होगा एडीआर में, इसमें आपको निगोशिएशन भी एडीआर में मिलेगा, मेडिएशन भी एडीआर में मिलेगा, कॉन्सिलेशन भी मिलेगा, एजुडिकेशन भी मिलेगा, एक्सपर्ट डिटर्मिनेशन एंड अम्बजमेंट्स। ये सारी वो चीज़ें हैं जो आपको मिलेंगी। अम्बजमेंट जो है पार्ट 5 के अंदर, पार्ट 5 में जब आप पहुँचेंगे ना तो वहाँ पर आपको पूरा का पूरा ये टॉपिक मिलेगा। तो इसको अगर आपने समझ लेना है अम्बजमेंट को, तो आप पार्ट 5 की मेरी वीडियो देख सकते हैं जिसमें मैंने अम्बजमेंट को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो वहाँ पे जाके आप देखेंगे तो आपको अम्बजमेंट के बारे में समझ आ जाएगा कि ये कौन है। बट इनका भी वही काम है जो एडीआर का करना, एडीआर का काम होता है, ठीक है। तो यानी कि जितनी भी अथॉरिटीज़ हैं ये अपनी अपनी जगहों पे एडीआर कर रही होती हैं, ठीक है। तो इनके ऊपर मैं अलग से वीडियोस बनाऊंगी, यानी कि मैं आर्बिट्रेशन, नेगोशिएशन, इनके ऊपर मैं अलग से बनाऊंगी, आप वो जाके देख सकते हैं। अम्बजमेंट के ऊपर मैंने ऑलरेडी बनाई हुई है, आप देख लें। बाकियों के ऊपर मैं अलग से बनाऊंगी ताकि आपको समझ आ जाए कि इन अथॉरिटीज़ का क्या काम है और ये किस तरह से एडीआर करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पर मूव ऑन करते हैं। ये टाइप्स आप लाजमी याद करिएगा, पेपर में आ सकती हैं। नेक्स्ट हेडिंग इज एडीआर वर्ल्ड वाइड, जिसमें हमने थोड़ा बहुत यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 कंट्रीज़ लिखी हैं आपको। आप कम से कम 2 कंट्रीज़ यूके या इंडिया याद रख लें, या यूके और चाइना याद रख लें। 2-3 कंट्रीज़ को याद रखिएगा ताकि पेपर में आप लिख सकें, पूछ सकते हैं आपसे। दूसरा पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट इसमें हमारा है यूके कोर्ट्स इनकरेजेस एडीआर, यानी कि जो यूके है वहाँ की जो कोर्ट्स हैं वो भी एडीआर को इनकरेज करते हैं कि आप एडीआर कराएं, ठीक होगा।
ऑस्ट्रेलिया क्या कहता है, मेडिएशन वाइडली यूज फॉर कमर्शियल डिस्प्यूट। यहाँ पे कह रहे हैं कि जो ऑस्ट्रेलिया है ना, वहाँ पे मेडिएशन को बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है कमर्शियल डिस्प्यूट्स में, यानी कि जो कमर्शियल के डिस्प्यूट्स लगे होते हैं ना, वहाँ पे मेडिएशन को बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है एडीआर के लिए। सही है। थर्ड इज़ चाइना एंड जापान, मेडिएशन प्रेफर्ड ओवर लिटिगेशन। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि चाइना और जापान के लोग कहते हैं कि बजाय के लॉ को यूज़ किया जाए, कोर्ट्स को यूज़ किया जाए, वो ज़्यादा से ज़्यादा मेडिएशन करने की कोशिश कराएंगे, यानी कि एडीआर को यूज़ करेंगे बजाय के कोर्ट्स जाएँ चाइना के लोग। अब इंडिया क्या कहता है, लोक अदालत सिस्टम ऑफर्स एडीआर फॉर डिसएडवांटेज्ड ग्रुप। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जो लोक अदालत है ना, वो चाह रही है कि लोग एडीआर कराएं कुछ ग्रुप्स के लिए। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग पे मूव ऑन करते हैं। श्रीलंका क्या कहता है, मेडिएशन बिफोर कोर्ट केसेस। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि कोर्ट में जाने से पहले लोगों को चाहिए कि वो मेडिएशन करा लें, यानी कि लोकली खुद ही घर में उस बंदे को बुला लें जिसके साथ आपकी लड़ाई लगी हुई, और एक थर्ड पर्सन को बुला लें जिसको आप मेडिएटर भी कह सकते हैं, आर्बिट्रेटर, या जो भी एडीआर कर रहा है उसको बुला लें और उससे घर में मसला सॉल्व कराएं। घर में नहीं होता फिर कोर्ट लेके जाएं। वो ये कह रहे हैं कि पहले घर में सॉल्व करने की कोशिश करें एडीआर यूज़ करके, या किसी जगह पे जाके एडीआर कर लें, उसके बाद कोर्ट में जाए। ये हमें श्रीलंका के बारे में पता चला है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट इज़ यूएन पीस कीपिंग। तो यूएन यूजेस एडीआर मेथड्स लाइक डायलॉग्स टू प्रिवेंट वायलेंस इन कॉन्फ्लिक्ट जोन्स। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जो यूएन है ना, यूनाइटेड नेशन के जो लोग हैं, वो एडीआर को यूज़ करते हैं, ठीक है, ताकि फ्यूचर में किसी के साथ भी लड़ाई ना लग सके। ठीक है, ये बात यहाँ लिखी है। नेक्स्ट हेडिंग इज जस्टिस इन पाकिस्तान। अब पाकिस्तान में किस तरह से एडीआर यूज़ होता है वो हमें बताना है। इसमें लिखा है पाकिस्तान फेसेस डिलेज इन द जुडिशल सिस्टम। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जो पाकिस्तानी लोग हैं ना, उनको जुडिशल सिस्टम यानी कि जो कोर्ट्स हैं उनकी तरफ से बहुत ज़्यादा डिलेज देखते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली कोर्ट्स में इतना ज़्यादा बर्डन होता है, बहुत केसेस होते हैं। एडीआर इज सीन एज अ वे रिड्यूस कोर्ट बैकलॉग्स एंड स्पीड अप द जस्टिस। यहाँ पे आपने बताना है कि एडीआर से क्या होता है कि जो भी मसले हैं वो जल्दी सॉल्व होते हैं और जस्टिस लोगों को जल्दी मिल सकती है, क्योंकि कोर्ट से जल्दी जस्टिस नहीं मिल रही। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग इज एडीआर एज अ वे फॉरवर्ड। ADR is becoming popular in Pakistan, especially during the COVID-19 crisis, as faster and more affordable alternative to court। यहाँ पे ये कह रहे हैं जैसे कोर्ट बहुत साल पहले, यानी कि मेरे ख्याल से 2-3 साल पहले हमारे यहाँ पे कोविड आया था, पूरी दुनिया में बल्कि कोविड आ चुका था। ठीक है, कोविड आने से क्या हुआ कि ज़ाहिर बात है लोग बाहर निकलना लोगों ने बंद कर दिया था। उससे क्या हुआ कि लोगों के मसले तो फिर भी चलते रहे, कोर्ट्स बेशक बंद हो गई थी, लोगों का आना जाना बेशक बंद हो गया था, लेकिन मसले चल रहे थे। तो उन मसलों को सॉल्व करने के लिए एडीआर बहुत लोगों ने पाकिस्तान के अंदर रहते हुए ही यूज़ किया, जिससे बहुत लोगों को फ़ायदा हुआ, जिससे उनका अफोर्डेबल प्राइस में उनके केसेस सॉल्व हुए और उनके केस बहुत जल्दी सॉल्व हुए। ठीक है, ये बात यहाँ लिखी। नेक्स्ट हेडिंग इज लीगल फ्रेमवर्क ऑफ एडीआर। ADR is growing due to public demand for quicker and fairer dispute resolution। यहाँ भी ये कह रहे हैं कि जो ADR है वो इसलिए ग्रो कर रहा है क्योंकि पब्लिक की ये डिमांड है कि उनको जस्टिस जल्दी मिल सके और फेयर जस्टिस मिल सके। लॉज लाइक द ADR Act 2017 एंड द पंजाब ADR Act 2019 स्पोर्ट्स ADR इन पाकिस्तान। यहाँ भी ये कह रहे हैं कि जो ये 2 लॉज हैं जो पाकिस्तान के लिए बनाए गए हैं, ये 2 जिनको मैंने अभी सर्कल किए, ये एडीआर को सपोर्ट करते हैं। ठीक है, कि पाकिस्तान में इनकी मदद से एडीआर आप कर सकते हैं। नेक्स्ट हेडिंग इज प्रिवेंटिंग लॉ एक्नॉलेजिंग एडीआर। सेवरल पाकिस्तानी लॉज इंक्लूडिंग CPC, द ADR Act of 2017 and 2019 एंड द आर्बिट्रेशन दिस प्रोमोट एडीआर फॉर सेटलिंग डिस्प्यूट। यहाँ पे ये कह रहे हैं मैंने उल्टा बोल दिया था। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि प्रिवेलिंग लॉज एक्नॉलेजिंग एडीआर। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि लॉज जो हैं खुद ही एडीआर को सपोर्ट कर रहे हैं। अब यहाँ पे आपने कुछ लॉज के बारे में बताना है, यानी कि पाकिस्तानी लॉज, जैसे कि ये लॉ हो गया CPC 1908, ADR Act 2017 और 2019 वाला, और आर्बिट्रेशन एक्ट 1940 वाला। इन 4 यहाँ पे टोटल लिखे हैं, अगर आप इनमें से 2 भी लिख लेते हैं काफ़ी है। तो इन चारों एक्ट्स जो हैं ये एडीआर को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, जिसकी वजह से एडीआर भी पाकिस्तान में फैल रहा है। सक्सेस स्टोरी आपने बता देनी है। द इस्माइली कम्युनिटी इन गिलगित बल्तिस्तान uses arbitration council to successfully resolve dispute। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि इस्माइली कम्युनिटी इन गिलगित बल्तिस्तान में जो है, इन्होंने क्या किया कि अपने डिस्प्यूट को आर्बिट्रेशन के थ्रू सॉल्व कराया है, जिससे क्या हुआ कि इनका जो डिस्प्यूट है वो बहुत सक्सेसफुली रिजॉल्व हुआ, यानी कि इनकी लड़ाई बहुत अच्छे से सॉल्व हो गई। नेक्स्ट हेडिंग इज प्रोग्रेस इन एडीआर।
ADR centers in Punjab and Khyber Pakhtunkhwa have resolved thousands of cases, showing growing acceptance of ADR. यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि पंजाब में और खैबर पख्तूनख्वा में बहुत से लोग ADR के थ्रू अपने केसेस सॉल्व करा रहे हैं, यानी कि थाउजेंड्स ऑफ लोग ADR के थ्रू अपने केसेस सॉल्व करा रहे हैं, जिससे हमें दिख रहा है कि ADR जो है बहुत ज़्यादा एक्सेप्ट किया जा रहा है और ग्रो कर रहा है। इंट्रोडक्शन टू आर्बिट्रेशन। अब देखें, मैंने ADR की बहुत सारी हेडिंग्स देने के बाद अब इसमें आर्बिट्रेशन की हेडिंग्स भी डाली हुई हैं। अगर टॉपिक आप अटैम्प्ट कर रहे हो ना, मेडिएशन का टॉपिक अगर आप अटैम्प्ट कर रहे हो तो आप पीछे आर्बिट्रेशन की हेडिंग ना दो, इसके बाद आप सारी की सारी हेडिंग मेडिएटर की दे दो। लेकिन अगर आप टॉपिक कॉन्सिलेटर की अटैम्प्ट कर रहे हो, अगर कॉन्सिलेटर का टॉपिक पेपर में आया हुआ है तो आप ADR की सारी हेडिंग्स देने के बाद यहाँ से आगे कॉन्सिलेटर की हेडिंग दे दो, ठीक है। दूसरा से भी आप हेडिंग्स दे सकते हो। ये जो मैंने हेडिंग यहाँ पे दी है मैंने इसलिए दी हुई है कि अगर आप कोई भी क्वेश्चन अटैम्प्ट कर रहे हो, कोई भी रैंडम से क्वेश्चन, चाहे हिस्ट्री का हो या कोई और, तो उसमें आप ये लिख सकते हो सारे टॉपिक्स, ठीक है। लेकिन अगर स्पेसिफिक क्वेश्चन आया जैसे कि कॉन्सिलेटर का आ गया या मेडिएटर का आ गया, तो उनमें आप ऊपर वाली सारी हेडिंग्स दे के बाद के सारी हेडिंग्स आप उन टॉपिक्स की बताओ, यानी कि कॉन्सिलेटर से रिलेटेड टॉपिक्स दे दो, मेडिएटर से रिलेटेड हेडिंग्स दे दो, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं इसको। इंट्रोडक्शन टू आर्बिट्रेशन आ जाता है। आर्बिट्रेशन इज एन अल्टरनेटिव मेथड फॉर रिजॉल्विंग डिस्प्यूट विदाउट गोइंग टू कोर्ट। वही सेम बात आपने इसमें बताने की, जो आर्बिट्रेशन है वो एक मेथड है रिजॉल्व करना, डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने का बगैर कोर्ट जाए। बोथ पार्टीज एग्री टू हैव अ न्यूट्रल थर्ड पार्टी कॉल्ड एज आर्बिट्रेटर। तो आर्बिट्रेशन में ये होता है कि एक न्यूट्रल थर्ड पार्टी होती है। न्यूट्रल थर्ड पार्टी मीन्स कि ये एक बंदा मैं यहाँ बना रही हूँ, ठीक है, इस तरह ये एक पार्टी है, ये एक पार्टी, दोनों के बीच लड़ाई लगी हुई है। तो एक ये बंदा होगा जो न्यूट्रल होगा, ना ये इसकी साइड लेगा ना ये इसकी साइड लेगा, ये मसलों को सॉल्व करेगा। इस बंदे का नाम होगा आर्बिट्रेटर, जो मसलों को सॉल्व करेगा, जो न्यूट्रल होगा, किसी की साइड नहीं लेगा, जो कि डिसाइड करेगा केस। दिस डिसीजन इज़ फाइनल एंड बाइंडिंग ऑन बोथ साइड, यानी कि ये जो बंदा है ना आर्बिट्रेटर, जो डिसाइड करेगा इन दोनों के बीच डिस्प्यूट सॉल्व करेगा, उसका जो डिसीजन होगा वो फाइनल होगा और दोनों पार्टीज़ के ऊपर बाइंडिंग होगा। बाइंडिंग मीन्स कि दोनों पार्टीज़ को उसकी डिसीजन को मानना पड़ेगा। मीनिंग ऑफ आर्बिट्रेशन हम बता रहे हैं, आर्बिट्रेशन इज द प्रोसेस वेयर डिस्प्यूट्स आर रिजॉल्व्ड बाय एन आर्बिट्रेटर और ग्रुप ऑफ आर्बिट्रेटर्स इंस्टेड ऑफ कोर्ट्स। यहाँ पे ये कह रहे हैं जो आर्बिट्रेशन है ना वो मसलों को सॉल्व करती है और इसमें आर्बिट्रेटर इन्वॉल्व होता है या ग्रुप ऑफ आर्बिट्रेटर, यानी कि एक भी आर्बिट्रेटर हो सकता है या एक से ज़्यादा, मतलब कि ग्रुप ऑफ आर्बिट्रेटर भी हो सकते हैं जो मसलों को आपके सॉल्व करें, और कोर्ट में जाने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। दिस डिसीजन मेड इज़ फाइनल एंड पार्टीज मस्ट फॉलो। यहाँ पे क्या जो डिसीजन ये जो बनाते हैं वो फाइनल होता है। अब आते हैं डेफिनेशन। डेफिनेशन हम देख लेते हैं। डेफिनेशन के अंदर आपने ब्लैक्स लॉ डिक्शनरी की एक देनी है, इसमें लिखा है आर्बिट्रेशन इन्वॉल्व्स न्यूट्रल थर्ड पार्टी रिजॉल्विंग अ डिस्प्यूट आफ्टर हियरिंग बोथ साइड। यहाँ पे कह रहे हैं कि आर्बिट्रेशन का एक प्रोसेस होता है जिसके अंदर एक बंदा होता है जो कि न्यूट्रल होता है। ये न्यूट्रल थर्ड पार्टी होती है। थर्ड पार्टी मीन्स ये एक ऐसा पर्सन है जो थर्ड पर्सन है, यानी कि पहले जो दो होंगे ना 1 2 वो पार्टीज़ होंगे जिनमें मसला लगा होगा, लड़ाई लगी होगी। थर्ड पर्सन वो होगा जो न्यूट्रल होगा, यानी कि वो किसी की साइड नहीं लेगा और दोनों की बातें सुनने के बाद डिसीजन देगा। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ये कहती है डिस्प्यूट्स आर सेटल्ड बाय इंडिपेंडेंट थर्ड पार्टीज नॉट कोर्ट। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि इंडिपेंडेंट थर्ड पार्टी यानी कि आर्बिट्रेटर की मदद से जो है केस सॉल्व किया जाएगा, ना कि कोर्ट के थ्रू। ये बातें हमें डेफिनेशन में मिलती हैं। नेक्स्ट हेडिंग इज नेचर ऑफ आर्बिट्रेशन इन पाकिस्तान। आर्बिट्रेशन इज़ गवर्न बाय द आर्बिट्रेशन एक्ट 1940, यानी कि पाकिस्तान में इस एक्ट की मदद से आर्बिट्रेशन की जाती है। इट कंबाइंस एलिमेंट फ्रॉम द इंग्लिश आर्बिट्रेशन एक्ट एंड द सिविल प्रोसीजर कोड 1908, यानी कि जो आर्बिट्रेशन एक्ट के अंदर जितनी भी बातें लिखी गई हैं उसमें बाहर के मुल्क से, यानी कि इंग्लिश का आर्बिट्रेशन एक्ट भी इन्वॉल्व है और पाकिस्तान का CPC जिसका फुल फॉर्म है सिविल प्रोसीजर कोड 1908, इसमें से भी चीज़ें इस एक्ट में मौजूद है और इंग्लिश कोर्ट से भी, इंग्लिश आर्बिट्रेशन से भी मौजूद है। ठीक हो गया, ये बात यहाँ लिखी। नेक्स्ट हेडिंग इज आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट। एन आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट इज रिटन कॉन्ट्रैक्ट विद वेयर बोथ पार्टीज एग्री टू रिजॉल्व देयर डिस्प्यूट थ्रू आर्बिट्रेशन इंस्टेड ऑफ कोर्ट। यहाँ पे ये होगा कि कॉन्ट्रैक्ट होगा जिसमें ये लिखा जाएगा कि जो दोनों पार्टीज़ हैं वो इस कॉन्ट्रैक्ट को मानती हैं, जिसमें होगा ये कि दोनों पार्टी जो है इस तरह से साइन करेंगी, एक ये पार्टी साइन करेगी और एक दूसरी पार्टी इस तरह से साइन करेगी। ये कॉन्ट्रैक्ट का कौन सा होगा? ये होगा आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट। यहाँ पे लिखा होगा आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट, इसमें उसके रूल्स लिखे होंगे और दोनों पार्टीज़ के सिग्नेचर्स होंगे। इसका सिग्नेचर का मकसद ये है कि दोनों पार्टीज़ आर्बिट्रेशन कराना चाहती हैं, ADR कराना चाहती हैं, तो ये चीज़ें, इसलिए ये आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट होता है। विदाउट एग्रीमेंट आर्बिट्रेशन को आप स्टार्ट नहीं करा सकते। नेक्स्ट हेडिंग इज एसेंशियल्स ऑफ आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट। फॉर द एग्रीमेंट टू बी वैलिड इट मस्ट बी इन राइटिंग, क्लियर, डेफिनेट, डिफाइन द इश्यूज़। यहाँ पे कह रहे हैं कि जो एग्रीमेंट है वो प्रॉपरली क्लियर राइटिंग में लिखा होना चाहिए
और उसमें सारे इश्यूज़ क्लियरली मेंशंस होने चाहिए, यानी कि जो आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट है उसके अंदर दोनों पार्टीज़ के इश्यूज़ मेंशन होने चाहिए, किन इश्यूज़ के लिए वो आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट करवा रहे हैं और यानी कि आर्बिट्रेशन करवाएंगे, वो सारी चीज़ें क्लियरली लिखी होनी चाहिए। नेक्स्ट रहेंगे बी साइंड और डॉक्यूमेंटेड इन एनी फॉर्म। यहाँ भी ये कह रहे हैं कि जो दोनों पार्टीज़ है उस एग्रीमेंट को साइन भी करेंगे और वो डॉक्यूमेंट की शक्ल में दोनों पार्टीज़ के पास भी इन्वॉल्व मौजूद होगा और आर्बिट्रेटर के पास भी वो एग्रीमेंट मौजूद होगा। मीट लीगल रिक्वायरमेंट्स सच एज स्टैम्प ड्यूटीज एंड रजिस्ट्रेशन इफ नेसेसरी। यहाँ पे कह रहे हैं कि जो आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट है उसमें स्टैम्प ड्यूटी मौजूद होनी चाहिए। स्टैम्प ड्यूटी का मतलब है स्टैम्प लगा होना चाहिए उस आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट में, और उस एग्रीमेंट की रजिस्ट्री भी किसी अथॉरिटी में होनी चाहिए। ठीक है, ये चीज़ें हैं। नेक्स्ट हेडिंग इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन अवार्ड। अवार्ड होता है डिसीजन ऑफ आर्बिट्रेटर। ठीक है, जो आर्बिट्रेटर होते हैं उनके डिसीजन को हम अवार्ड कहते हैं। यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन भी कर दिया। एन अवार्ड मस्ट बी फाइनल, क्लियर एंड अंडरस्टैंडेबल विद इन द स्कोप ऑफ डिस्प्यूट। जो डिसीजन होगा यानी कि जो अवार्ड होगा, डिसीजन जो आर्बिट्रेटर देगा वो फाइनल होना चाहिए, वो डिसीजन क्लियर होना चाहिए, अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए, और वो उसी डिस्प्यूट यानी कि उसी लड़ाई के अकॉर्डिंग होना चाहिए। ऐसा ना हो डिसीजन किसी और बात पे दिया जाए, डिसीजन उसी बात पे देना चाहिए जिसके ऊपर लड़ाई लगी हुई है। तो वो चीज़ें आपने अवार्ड के अंदर लिखनी है। किसने लिखनी है? आर्बिट्रेटर ने लिखनी है। आर्बिट्रेटर ही अवार्ड देगा यानी कि डिसीजन देगा। लीगल इफेक्ट्स ऑफ द वैलिड अवार्ड। वैलिड अवार्ड में होना चाहिए रिजॉल्व्स द डिस्प्यूट। अगर वो डिस्प्यूट को रिजॉल्व कर रहा है तो वो अवार्ड वैलिड है। इस बाइंडिंग ऑन द पार्टीज, और दोनों पार्टीज़ के ऊपर बाइंडिंग है तो वो वैलिड अवार्ड है। कैन नॉट बी री ओपन इन कोर्ट। और वो जो अवार्ड है वो दोबारा कोर्ट में ओपन नहीं होना चाहिए, यानी कि दोनों पार्टीज़ का मसला जो है उसी डिसीजन से यानी कि उसी अवार्ड से ही सॉल्व हो जाए, ना उनको कोर्ट दोबारा जाना ना पड़े। ठीक है, रीओपन ना हो सके वो केस, तभी वो अवार्ड वैलिड होगा, दुरुस्त होगा। Challenges to the arbitral award. A party can challenge an arbitral award only on specific grounds, such as if the arbitration process was flawed or if it went beyond the agreed terms. यहाँ पे ये कह रहे हैं कि आप अवार्ड के ख़िलाफ़ यानी कि जो डिसीजन के ख़िलाफ़ तब ही कोर्ट में जाके उसको चैलेंज कर सकते हो जब आर्बिट्रेशन का जो प्रोसेस है उसमें कोई प्रॉब्लम हो, कोई मसला हो, या उस आर्बिट्रेशन के एग्रीमेंट में कोई मसला हो, यानी कि एग्रीमेंट में कुछ ऐसी बातें लिखी हो जिसमें पार्टीज़ ने उस एग्रीमेंट को ना माना हो, या फिर कोई ऐसी चीज़ आर्बिट्रेटर उनसे करवा दे जो एग्रीमेंट में ना हो। ठीक है, यानी कि कुछ भी गलत हो, ऐसे सिचुएशन पे कोर्ट में आप लेके जा सकते हैं उस अवार्ड को। नेक्स्ट इज हेडिंग इज टाइप्स ऑफ आर्बिट्रेशन। दो टाइप्स के आर्बिट्रेशन होते हैं। पहली है एड हॉक आर्बिट्रेशन। इसमें है मोर फ्लेक्सिबल एंड लो कॉस्ट बट मे हैव डिलेज। यहाँ पे एड हॉक आर्बिट्रेशन में ये होता है कि ये फ्लेक्सिबल होता है, इसकी प्राइस कम होती है, लेकिन इसमें डिलेज बहुत ज़्यादा होंगे, यानी कि आर्बिट्रेटर कभी टाइम पे नहीं आएगा। अगर आर्बिट्रेटर आएगा तो पार्टीज जो है टाइम पे नहीं आएंगी और कुछ ना कुछ मसले उनके स्लो हो ही जाएंगे। दूसरी पॉइंट है इंस्टीट्यूशनल आर्बिट्रेशन। वेल ऑर्गेनाइज एंड रिलायबल बट हैज़ हायर फ़ी। ये जो आर्बिट्रेशन है ना दूसरी वाली, ये इसमें ऑर्गेनाइजेशन बड़ी अच्छी है, यानी कि सब लोग टाइम पे आएंगे, हर चीज़ सही होगी, लेकिन इसकी जो फ़ी है वो दूसरे के कंपेयरिंग थोड़ी ज़्यादा होगी। ये चीज़ें हैं। बस ख़त्म हो रहा है यहाँ पे टॉपिक। ये था हमारा ADR का पूरा टॉपिक। थैंक यू फॉर वॉचिंग।